कहीं कहीं बातें। वैम्पायर, ये नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? एक ऐसा प्राणी जो इंसान के खून से अपनी जिंदगी को कायम रखता है, जो दिन की रोशनी से दूर रहता है, जो कफन में सोता है और जिसकी मौजूदगी को हमेशा सिर्फ कहानियों और फिल्मों में दिखाया गया। मगर अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इंसान और इन मिथकों की रेखा को धुंधला कर दिया, तो ये घटना फ्लोरिडा के एक छोटे शांत शहर में घटी थी, जहां समुद्र की नमी भरी हवा और हर शाम की ढलती रोशनी में सब कुछ बेहद आम लगता था, जब तक कि उस शहर की एक लड़की सारा अचानक गुम नहीं हो गई। सारा 17 साल की एक हंसमुख लड़की थी, हमेशा दोस्तों के साथ, हमेशा मुस्कुराती हुई। कॉलेज में उसकी पहचान सबसे खुश मिजाज स्टूडेंट के रूप में थी, लेकिन उस हंसी के पीछे शायद कोई बेचैनी छिपी थी जिसे कोई नहीं समझ पाया। एक शाम उसके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताया कि सारा कल उनके साथ घूमने वाली थी, लेकिन वो तय वक्त पर आई ही नहीं। उसका फोन बंद था, घर वालों को भी कुछ नहीं पता था। पुलिस ने मामले को मिसिंग रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया और सर्च शुरू की। तभी उसी वक्त पुलिस स्टेशन का पुराना लैंडलाइन फोन बज उठा। दूसरी तरफ से किसी के रोने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाज एक लड़की की थी, मगर वो कुछ साफ नहीं बोल पा रही थी। पुलिस ने बार बार पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है, कहाँ हो तुम? मगर जवाब सिर्फ सिसकियों में खो जाता था। फोन कटने से पहले बस इतना सुनाई दिया, ब्लड ब्लड प्लीज। इस आवाज के साथ ही एक सिहरन फैल गई थी पूरे कमरे में। ड्यूटी ऑफिसर ब्रैड और उसका साथी डेरिक तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने फोन ट्रेस किया और सिग्नल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पुराने हाईवे के पास देखा। रात का समय था, चारों तरफ घना कोहरा। दोनों अपनी पुलिस वैन में निकले और कई मील तक रास्ता तय किया, लेकिन सिग्नल हर बार लोकेशन बदल देता था, जैसे कोई उन्हें भटका रहा हो। करीब 1 घंटे बाद ब्रैड ने अचानक हेडलाइट के आगे कुछ देखा। सड़क किनारे एक शरीर पड़ा था। दोनों तुरंत वैन से उतरे। जमीन पर गिरा हुआ वो शरीर एक लड़की का था और पहचानते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सारा थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, चेहरा पूरी तरह नीरा पड़ चुका था। उसके हाथों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बार बार सुई चुभोई हो, और उसकी लेफ्ट आर्म से अब भी खून बह रहा था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद जो कहा वो किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे था। सारा के शरीर में खून की मात्रा बेहद कम थी। 2 दिन तक लगातार उससे खून निकाला गया था। उसकी नसें सिकुड़ चुकी थी, शरीर पूरी तरह कमजोर था। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके 3 दांत टूटे हुए थे और उसकी पीठ पर किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई मंत्र। डॉक्टरों ने बताया कि ये निशान किसी गर्म धातु या जादुई प्रतीक से जलाया गया। ब्रैड और डेरिक को अब ये मामला साधारण नहीं लग रहा था। उन्होंने कपड़ों से सैंपल्स लिए और जगह जगह जांच शुरू कर दी। रात ढलने लगी थी। ब्रैड को चैन नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद उस लोकेशन पर फिर से जाएगा। उसने डेरिक से कहा, तू लैब में रह, सैंपल्स चेक कर, मैं उस रोड पर वापस जा रहा हूं। डेरिक ने मना किया, लेकिन ब्रैड नहीं माना। वो वैन लेकर निकल पड़ा। अंधेरे में लिपटी सड़क, पेड़ों के साए और दूर से आती सायरन जैसी हवा की आवाजें। ब्रैड को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो उसी रास्ते पर जा रहा था जहां सारा मिली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पाया कि वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। घड़ी में रात के 2 बजा दिए थे। तभी उसने देखा कि उसकी वैन के सामने कुछ अजीब से लोग खड़े हैं। उनके शरीर खून से सने थे, आंखें लाल और चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। ब्रैड ने तुरंत गन निकाली और चिल्लाया, पुलिस, पीछे हटो। लेकिन पलक झपकते ही वो सब गायब हो गए। हवा में एक ठंडक भर गई थी।
अचानक ब्रैड को बहुत नींद आने लगी, जैसे किसी ने उसकी चेतना को छीन लिया हो। उसका सिर भारी होने लगा और सब कुछ धुंधला पड़ गया। आंख खुली तो उसने खुद को एक लकड़ी की मेज से बंधा पाया। उसके हाथों से एक पाइप जुड़ा था जिसमें उसका खून धीरे धीरे कांच की बोतल में भर रहा था। सामने 2 लोग बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बिल्कुल सामान्य दिखते थे, जैसे आम इंसान। वो हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उनके सामने डिनर टेबल पर खाना रखा था। लेकिन उस खाने के पास एक लाल बोतल रखी थी जिसमें खून था। वो दोनों उस खून को बारी बारी से पी रहे थे। ब्रैड की रूह कांप गई। वो समझ चुका था ये इंसान नहीं है, ये वही हैं जो सारा के साथ हुआ। कमरे के कोने में उसने काला जादू करने का सामान देखा। दीवारों पर अजीब सी चिन्ह बने थे, जिनमें से एक पर सारा का नाम लिखा हुआ था, जला हुआ, खून से लिखा हुआ। ब्रैड ने जोर लगाकर रस्सी खोली, मगर उसका शरीर बहुत कमजोर था। फिर भी किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर भागा। बाहर अंधेरा और सन्नाटा, दूर एक टूटा हुआ फोन बूथ। वो दौड़कर वहां पहुंचा और फोन उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। फोन उठाया डेरिक ने। ब्रैड, कहाँ हो तू? ब्रैड सांसें खींचते हुए बोला, डेरिक, वो लोग इंसान नहीं है, वो खून पीते हैं। मगर डेरिक को कुछ समझ नहीं आया। उसे सिर्फ फोन में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक फोन कट गया। फोन कटने के बाद पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसर गया था। कमरे में बस दीवार घड़ी की टिक टिक और डेरिक की भारी सांसों की आवाज थी। उसने बार बार ब्रैड, हेलो ब्रैड कहा, मगर अब वहां सिर्फ एक खोखली सिसकी थी, जैसे किसी ने फोन के दूसरी तरफ से रोशनी ही निगल ली हो। उसने तुरंत ट्रेसिंग सिस्टम ऑन किया। स्क्रीन पर लोकेशन फिर वही जगह दिखा रही थी, वही पुराना जंगल जहां से सारा मिली थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिग्नल बार बार गायब हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे ट्रैक करने से रोक रही हो। डेरिक ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ाई, गन को कमर में लगाया और गाड़ी में बैठ गया। बाहर मौसम अजीब था, हवा भारी और ठंडी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई धीमे धीमे कराह रहा हो। रास्ते में उसे वो वैन भी दिखी जो डेरिक लेकर गया था। दरवाजा खुला था, हेडलाइट अब भी जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, पर हवा के अलावा कुछ नहीं दिखा। बस जमीन पर कुछ ताजे खून के निशान जरूर थे, जो घने जंगल की तरफ जा रहे थे। वो खून के निशानों का पीछा करता हुआ भीतर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है, पेड़ों के बीच से जैसे किसी की लाल आंखों से ताक रही हो। करीब 10 मिनट बाद उसने देखा जमीन पर कोई पड़ा है। वो दौड़कर वहां पहुंचा और जैसे ही टॉर्च की रोशनी चेहरे पर पड़ी, उसका दिल डूब गया। वो ब्रैड था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, होंठ नीले, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई थी, जैसे मौत से ठीक पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसके गले पर 2 गोल निशान थे, जैसे किसी ने वहां से कुछ चूसा हो। डेरिक ने घबराकर ब्रैड की नब्ज देखी, बहुत हल्की, लगभग गायब। उसने रेडियो से बैकअप मांगा और ब्रैड को अपनी गाड़ी में डाल लिया। रास्ते भर ब्रैड बड़बड़ाता रहा, वो इंसान नहीं थे, उन्होंने मेरा नाम लिया, वो सारा को भी, वो सब, काला जादू, खून। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने ब्रैड को मृत घोषित कर दिया। डेरिक की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। 2 दिन में उसके 2 साथियों की जिंदगी चली गई थी। एक लड़की जो मौत के कगार से लौटी और एक दोस्त जिसने अपने आखिरी शब्दों में काला जादू कहा था। वो उसी रात सीधा फोरेंसिक लैब पहुंचा। सारा के कपड़ों और खून के सैंपल्स की रिपोर्ट तैयार थी। नतीजे देखकर उसका मत्था ठंडा पड़ गया। सारा के शरीर से जो खून निकाला गया था, उसमें किसी अनजान जीव के सेल्स पाए गए थे। डॉक्टर ने बताया कि वो सेल्स इंसानी नहीं है, लेकिन किसी जीवित प्राणी के हैं, और वो किसी तरह से खून में खुद को रीजेनरेट कर रहे थे, जैसे किसी और की नसों में घुसने की कोशिश कर रहे हों। उसने पूछा, क्या ये कोई वायरस हो सकता है?
डॉक्टर ने बस सिर हिलाया। वायरस नहीं, कुछ जिंदा, कुछ पुराना। उसके बाद रिपोर्ट में जो भाषा लिखी थी वो भी अजीब थी। सारा की पीठ पर जो चिन्ह जले हुए थे वो पुराने रोमानियाई मंत्र जैसे लग रहे थे। उनमें से एक का अर्थ था अमर रक्त का वचन। उसने तुरंत अपने पुराने केस फाइल्स निकाले। कई साल पहले एक समान मामला दर्ज हुआ था। एक समूह जो खुद को नाइट ब्लड ऑर्डर कहता था, वो दावा करते थे कि वो वैम्पायर्स के वंशज हैं और अमरता पाने के लिए हर साल किसी विशेष रात को इंसानी बलि देते थे। रिपोर्ट्स में लिखा था कि ये ग्रुप जंगलों में एक ब्लड मून के नीचे अनुष्ठान करता था, जिसमें एक इंसान का खून निकालकर उसे एक विशेष बोतल में रखा जाता था। कहा जाता था कि वही खून उनकी जिंदगी बढ़ाने की ताकत देता था। डेरिक को सिहरन हुई। क्या ब्रैड उन्हीं के हाथों मारा गया? उसने तुरंत ब्रैड की वैन के पास वापस जाने का फैसला किया। इस बार साथ में कुछ और ऑफिसर्स भी थे। जंगल में रात के करीब 2 बजे वे पहुंचे। हवा में अजीब सी गंध थी, मिट्टी, धुएं और खून की। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के बीच उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखा जो किसी पुरानी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। डेरिक ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बत्ती बुझी थी, मगर हवा में राख की महक थी। दीवारों पर खून से बने प्रतीक और बीच में रखी लोहे की टेबल, जिस पर अब भी खून की कुछ बूंदें जमी थी। टेबल के सामने 2 कुर्सियां थी और पास में कुछ टूटी बोतलें जिनमें सूखा हुआ खून था। डेरिक का गला सूख गया। उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। We are not gone. We wait for the red moon. उसने कैमरा निकाला और सब तस्वीरें ली। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा तो देखा एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा छिपा हुआ, आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था डेरिक। उसका नाम पूछने से पहले ही वो हवा में गायब हो गई। डेरिक पीछे हट गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो अब जान चुका था कि ये मामला इंसानी हदों से बाहर है। बाहर आते ही उसने देखा कि चांद पूरा लाल हो चुका था, ब्लड मून। और उसी पल उसे याद आया कि नाइट ब्लड ऑर्डर हर ब्लड मून की रात वापस आता है। वो गाड़ी में बैठा और आंखों में एक ही बात थी, ब्रैड और सारा की मौत की वजह मैं खोज कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर अब वो जा रहा है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर लालिमा अब भी तैर रही थी, वही रक्त चांद जो हर बार कुछ भयावह लेकर आता था। डेरिक कार में बैठा था, मगर उसका मन जैसे कहीं और था। हर आवाज, हर छाया उसे किसी अनदेखी चीज की याद दिला रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो कौन थी जिन्होंने सारा और ब्रैड को मौत के घाट उतारा? और क्या सच में वैम्पायर्स आज भी जिंदा हैं? सुबह तक डेरिक ने खुद को संभाला और सारा की पुरानी फाइलें खोलने लगा। उसमें एक फोटो थी, सारा के कॉलेज फेस्ट की। वो हंस रही थी। उसके पीछे एक ग्रुप खड़ा था, 4 लोग, 3 लड़कियां, 1 लड़का। लेकिन एक चेहरा बहुत अजीब लग रहा था, फीका, ठंडा, और उसकी आंखें एक अजीब चमक थी। उसके नीचे लिखा था, एलायस क्रो। डेरिक ने तुरंत उसका बैकग्राउंड चेक किया। रिपोर्ट में सामने आया कि एलायस 2 साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी मौत की रिपोर्ट अधूरी थी। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई गवाह। डेरिक के मन में शक और गहरा गया। उसने उसी दिन एलायस के आखिरी एड्रेस पर जाने का फैसला किया। वो एड्रेस फ्लोरिडा शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था, वेस्ट हिल्स एस्टेट। वो जगह अब खंडेर बन चुकी थी। चारों ओर सूखी बेलें, टूटी खिड़कियां और मकान के चारों ओर एक अजीब सी नमी भरी ठंडक, जैसे इस जगह ने सूरज को भी निगल लिया हो। डेरिक ने कदम अंदर रखे। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगी। अंदर एक हॉल था और बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का कॉफिन रखा था। उसके ऊपर किसी ने हाल ही में लाल मोमबत्ती जलाई थी। वो आगे बढ़ा, मगर तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई।
डेरेक ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कॉफिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर कुछ नहीं था, बस एक शीशे की बोतल थी जिसमें गाढ़ा लाल तरल भरा था, और उस बोतल के नीचे एक कागज, रक्त कभी झूठ नहीं बोलता। उसी पल उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें वो नहीं छूना चाहिए। डेरेक घूम गया। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा। उसने खुद को एडवर्ड हैंसन कहा, शहर का पुराना फादर। डेरेक ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? एडवर्ड ने कहा, मैं इन्हें ढूंढ रहा हूं सालों से। ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये इंसान नहीं, ये अमर हैं, श्रापित आत्माएं जिन्हें जादू ने धरती से बांध रखा है। हर ब्लड मून की रात वो किसी इंसान का खून पीकर अपनी उम्र बढ़ाते हैं, पर इस बार उन्होंने गलती कर दी है। डेरेक ने पूछा, कैसी गलती? एडवर्ड बोला, उन्होंने सारा को छुआ। सारा उनमें से एक नहीं थी, वो एक पवित्र रक्त की वंशज थी, वही रक्त जो उन्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने सारा को बलि दी, लेकिन उसका खून लेने के बाद से वो खुद कमजोर हो गए हैं। डेरिक को याद आया, सारा के शरीर में जो अजीब सेल मिले थे वो उसी वजह से थे। एडवर्ड ने कहा, अगर हमें उन्हें रोकना है तो आज की रात आखिरी मौका है। कल सुबह तक ब्लड मून ढल जाएगा और वो फिर सालों के लिए छिप जाएंगे। डेरेक ने हिम्मत जुटाई, कहाँ मिलेंगे वो? एडवर्ड ने जंगल की दिशा में इशारा किया, जहां सारा मिली थी वही उनका मंदिर है। डेरेक और एडवर्ड दोनों निकल पड़े। रात गहराती गई और रास्ता और भी भयानक होता गया। चारों तरफ झींगरों की आवाजें, हवा में राख की गंध और पेड़ों पर लटकती जली हुई मोमबत्तियां। आखिर वो जगह आ ही गई। जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बना एक पुराना ढांचा, चारों ओर खून से बने चिन्ह, बीचों बीच पत्थर की वेदी। डेरेक ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर वही भाषा खुदी हुई थी जो सारा की पीठ पर थी। एडवर्ड ने धीरे से कहा, यहां सावधान रहना, वो सब तुम्हें देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने वेदी के करीब कदम रखा, जमीन से धुआं उठने लगा और उसी धुएं से आकृतियां बनने लगी, इंसानी आकार, मगर उनके चेहरे काले धब्बों जैसे, आंखें खून से भरी, दांत लंबे। वो वही थे, वैम्पायर्स। सबसे आगे इलायस था। उसने हंसते हुए कहा, तो पुलिस वाले भी अब शिकार बनने आए हैं? डेरेक ने गन निकाली, मगर इलायस हंसा, हम मरते नहीं, सिर्फ सोते हैं। एडवर्ड ने जेब से एक बोतल निकाली। उसमें वही पवित्र रक्त था जो उसने चर्च में वर्षों पहले सुरक्षित रखा था। उसने बोला, ये खून तुम्हारा अंत है। जैसे ही उसने वो बोतल वेदी पर उंडेली, पूरा मंदिर कांप उठा। इलायस चिल्लाया, नहीं। उसके साथ बाकी सब वैम्पायर दर्द में तड़पने लगे। उनकी चीखें जंगल को चीरने लगीं। हवा गर्म हो गई और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। डेरेक ने एडवर्ड को पकड़ के बाहर खींचा और दोनों किसी तरह वहां से निकल आए। पीछे मंदिर ध्वस्त हो रहा था, पत्थर टूट रहे थे और हवा में राख फैल गई। जब वो दोनों सड़क पर पहुंचे तो ब्लड मून धीरे धीरे गायब हो चुका था। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। आज वो खत्म हुए हैं, शायद हमेशा के लिए। लेकिन डेरेक जानता था, शायद शब्द में बहुत शक बाकी है, क्योंकि उसी पल जंगल की दिशा से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, रक्त कभी मरता नहीं। डेरेक ने पीछे देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा, सन्नाटा और एक लाल चमक जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। सुबह की पहली किरणें जब जंगल की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी, तो डेरेक और एडवर्ड दोनों उस जगह से कई मील दूर पहुंच चुके थे। हवा में अब शांति थी, मगर भीतर कहीं एक बेचैनी अभी भी जिंदा थी। डेरेक की आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम जाता, एलियास की जलती आंखें, वैम्पायर्स की चीखें और वो मंदिर जो राख में बदल गया।
लेकिन कुछ था जो अधूरा लग रहा था। सारा का चेहरा, ब्रैड की आखिरी सांसें और वो फोन कॉल, सब कुछ जैसे कोई अधूरा संदेश दे रहे हों। डेरिक ने अपने ऑफिस पहुंचकर केस फाइलिंग खोली। रिपोर्ट में लिखा था कि जंगल में किसी इंसानी अवशेष का निशान नहीं मिला। वहां बस जली हुई मिट्टी, राख और कुछ पुराने दांतों के टुकड़े थे। अगर वैम्पायर सच में खत्म हो गए थे तो उनके अवशेष कहाँ गए? इसी उलझन में उसने सारा के घर जाने का निश्चय किया। सारा का घर अब वीरान था, खिड़कियां बंद, दीवारों पर मकड़ी के जाले और अंदर हर चीज वैसी ही थी जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। कमरे में सारा की एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डेरिक ने वो डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने कॉलेज, दोस्तों और यात्रा के नोट से भरे थे, लेकिन बीच में एक अजीब पेज मिला जिस पर लिखा था, वो मुझे बुलाते हैं सपनों में, कहते हैं मैं उनके जैसी हूं लेकिन मैं नहीं बनना चाहती। नीचे एक और लाइन थी, एलियास कहता है अगर मैं उनका खून स्वीकार कर लूं तो मैं अमर हो जाऊंगी। डेरिक ने महसूस किया कि सारा शायद पहले से उस ग्रुप के संपर्क में थी। हो सकता है उसे वहां बहकाया गया हो, पर उसने मना किया और शायद यही उसकी सजा बन गई। उसी समय डेरिक का फोन बजा। लैब से कॉल था। वो बोली, सर हमें कुछ मिला है। ब्रैड के खून के सैंपल में वही अनजान सेल्स फिर से एक्टिव हो गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें जगाया हो। डेरिक सन रह गया। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा जहां ब्रैड का शरीर रखा था। जब उसने शटर खोला तो ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर बॉडी बैग खुला हुआ था और ब्रैड गायब था। टेबल पर खून की कुछ बूंदें थी और एक संदेश लिखा था, ब्लड नेवर डाइज। डेरिक का सिर घूम गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था, बस दीवार पर टपकता लाल निशान जो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उसी रात उसने एडवर्ड को ढूंढा मगर उसका घर खाली था। दरवाजा खुला हुआ, अंदर बिखरे कागज और टेबल पर वही कॉफिन की फोटो जिसमें अब एलियास नहीं बल्कि किसी और का चेहरा था। वो चेहरा था सारा का। डेरिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सारा भी अब उनमें से एक बन चुकी थी? वो हड़बड़ाकर बाहर निकला और जंगल की दिशा में भागा। रास्ता वही था लेकिन अब वो और भी निर्जन लग रहा था। हवा में एक बार फिर वही गंध थी, राख और खून की। जंगल के बीच उसने देखा जहां कभी मंदिर था वहां अब जमीन धसी हुई थी, जैसे कोई सुरंग हो। उसने टॉर्च जलाई और भीतर उतर गया। नीचे एक लंबा बलियारा था, दीवारों पर जले हुए प्रतीक और आखिर में एक विशाल पत्थर का कक्ष। उस कमरे के बीच एक आकृति खड़ी थी, सारा। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। वो बोली, तुम बहुत देर से आई डेरिक। वो सब खत्म नहीं हुए, मैं ही अब उनकी रानी हूं। डेरिक के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, सारा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान बचा है। सारा ने हंसकर कहा, इंसान? इंसान वो जो डर से जीता है, जो मौत के आगे सिर झुका देता है। मैंने अब अमरता चुन ली है डेरिक। डेरिक ने गन निकाली मगर सारा की आंखों में देखकर वो रुक गया। उसमें नफरत नहीं थी, बस गहरा सन्नाटा था। सारा ने धीरे से कहा, मुझे जाने दो, यही मेरी मुक्ति है। उसने अपने हाथ उठाए और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। हवा में आग की लपटें नाचने लगी, दीवारें कांपने लगी। डेरिक किसी तरह बाहर भागा। जब उसने पीछे देखा तो सुरंग धंस चुकी थी और धरती से उठता धुआं आसमान में गायब हो रहा था। सुबह होने तक पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई मगर किसी चीज का निशान नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया, जंगल में एक पुराना ढांचा पूरी तरह जल गया, कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन डेरिक जानता था कि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कई महीनों बाद उसने अपना ट्रांसफर ले लिया मगर रात को जब वो आईने में देखता तो उसे अपनी आंखों में हल्की लाल झिलमिलाहट दिखती। शायद वो बस थकान थी या फिर कुछ और। एक रात उसके कमरे की खिड़की पर कुछ गिरा, एक चमगादड़ जिसकी आंखें लाल थीं। डेरिक ने दरवाजा खोला, वो उड़ गई लेकिन खिड़की पर खून से लिखा था, ब्लड रिमेंबर्स इट्स ओन। वो ठिठक गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सारा, उसने धीमे से कहा, तुम अब भी यहां हो। कमरे में अंधेरा छा गया और बाहर चांद पूरा लाल हो चुका था। कहीं दूर उसी जंगल की दिशा से
किसी के हंसने की धीमी आवाज आई, वो हंसी जो अमर थी,